कई बार डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होते हैं तो उसमें कोटेड टंग होना कॉमन है। हाँ। पर अगर क्लीन टंग है तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी सिम्टम्स है। हाँ। तो आप टंग देखेंगे तो ही आप ईपी का दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। तो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। कई बार जो जियोग्राफिकल टंग होती है बच्चों में बहुत कॉमन होता है, जिसे हम रेपर्टरी की लैंग्वेज में मैप टंग बोलते हैं। मैप टंग, हाँ। तो वो देखेंगे तो ही पता चलेगा कि ये जियोग्राफिकल टंग है। हाँ। तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास बिल्कुल स्पेसिफिक रेमेडी है। स्पेसिफिक रेमेडीज है। और मैं बच्चों को कई बार ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ पेरेंट्स को कि भाई आप मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं साथ में। तो दोनों का कंजंक्शन बहुत इफेक्टिव होता है, पेशेंट जल्दी रिलीव होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो मल्टीविटामिन वगैरह हम नहीं एडवाइस कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनोन में भी हमें इसके लिए कहा गया है कि भाई जब भी जरूरत हो तो ऐसे मल्टीविटामिन वगैरह हमें देने चाहिए। अदरवाइज ऐसा कभी हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी बोल रही है और हम समझ रहे हैं कि हमारी दवाई काम नहीं कर रही। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे मैंने आगे भी एक एग्जांपल दिया, तो वो पेशेंट आपके पास अगर ठीक नहीं होगा दूसरे के पास जाएगा, मल्टीविटामिन लेके पूरा ठीक जल्दी कर देगा। तो उसको और तो यही लगेगा, रूट पकड़ रहे हैं, मतलब सही है। उसको तो यही लगा कि आपकी दवाई असर नहीं करती है। तो दोनों का कंजंक्शन होना बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड दोनों, ऐसे केसेस में, हर केसेस में नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट है। फेलियर को डिलीट करने के लिए, मतलब हार्दिक भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें इतने स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बता रहा है बात में कि अगर हम उसको ध्यान कर दे तो काफी प्रैक्टिस हमारी इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल। जैसे कई बार पेशेंट टूथेक लेके आते हैं, मुझे दांतों में दर्द हो रहा है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्यों हो रहा है। सिंपल आप टूथेक सुनकर कैमोमिला दे दिया, प्लेंटेको दे दिया, वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, हो सकता है उसको कैरीज हो सकता है। आप देखोगे तो ही पता चलेगा कि कैरीज टूथ में पेन होता है तो उसकी अलग दवाइयां हैं, स्टेफिसेग्रिया, क्रियोसोथुजा, वो अलग दवाइयां हैं। नाउ पेन डिफरेंट है और कैरीज डिफरेंट है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि उसको विजडम टूथ का पेन होता हो। तो देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो वो भी जरूरी है। अगर विजडम टूथ का पेन है तो सिलिशिया आप दे सकते हैं, चेरांथस दे सकते हैं, हाइपेरिकम दे सकते हैं। अच्छा, दवाइयां बदल जाती हैं। तो वो देखना जरूरी है। 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि विजडम टूथ टेढ़ा आता है। अच्छा। तो उसको निकालना भी जरूरी है। तो हमें पता वो होना चाहिए कि ये दांत निकालना ही पड़ेगा आगे जाके। तो शुरू से ही आप पेशेंट को एडवाइस दो कि मैं दवाई दे रहा हूँ, इससे दर्द रिलीव हो जाएगा, और आप डेंटिस्ट के पास जाओ और इसको निकालने का प्रोसीजर करो। क्यों? क्योंकि विजडम टूथ टेढ़ा आता है तो वो तो सड़ता ही है, फूड पार्टिकल्स भर जाते हैं, सड़ता ही है। पर साथ वाले सेकंड मोलर टूथ है उसको भी सड़ा देता है। अच्छा। तो उससे बेहतर कि विजडम टूथ को ही एक्सट्रैक्ट कर दो। तो ये सारी चीजें पास तो बिल्कुल बेसिक ये सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल मिस ना करो। बहुत अच्छी टिप्स बताई आपने कि एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए, और भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मिस ना हो रहा हो। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैं जो खाना खा रहा हूँ कुछ दिनों से मुझे मुंह में जल रहा है, मैं खाऊं जरा सा भी तीखा खाने में आ जाए तो मुझे जल रहा है। तो हम मान लेंगे कि उसको स्टोमेटाइटिस हुआ होगा या तो ग्लोसाइटिस हुआ होगा, इसलिए जल रहा है। पर आप एक बार मुंह खोल के देखो तो सही, हो सकता है उसको ओरल लाइकन हुआ हो, उसकी वजह से भी ये जलन होती है। अच्छा, ऐसे केसेस रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। तो अगेन आप उसको बोल दोगे कि भाई ये 5-7 दिन की दवाई ले, सही हो जाएगा। नहीं होगा। ओरल लाइकन कैसे 5-7 दिन में ठीक होगा? नहीं होगा। पेशेंट की आपसे फेथ हट जाएगी कि बोलते हैं 5 दिन में हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। पर आपने एग्जामिन किया होगा तभी पता चलेगा कि ये तो ओरल लाइकन का केस है। तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। डायग्नोसिस होगा तो प्रोग्नोसिस हम कर पाएंगे। हार्दिक भाई, आप कैसे लर्न करते थे ओरल लाइकन एंड स्टोमेटाइटिस, उसको अलग अलग आप कैसे सीखे? देखिए, पेशेंट ही सबसे बड़ा आपका टीचर होता है। अच्छा। जितने ज्यादा आप पेशेंट देखेंगे उतना आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अगर आप कहीं रुक जाते हैं, मैंने भी बहुत सारे फेलर्स देखे हैं, मुझे भी कई बार पता नहीं चलता था कि ये है क्या। सीनियर से पूछिए आप, अभी तो इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट से पूछिए आप, गूगल से पूछिए। टेक अ पीक एंड डिस्कस विथ योर सीनियर्स। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरे एक फेलर का आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया, टॉन्सिलाइटिस का था। मैंने देखा ही नहीं उसको टॉन्सिल है कि नहीं। अच्छा। उसने बोला मुझे गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैंने दवाई लिख के दे दी, नहीं ठीक हुआ। दूसरे दिन आया, तब मेरे सीनियर्स वहां
हाजिर थे, तो उन्होंने देखा कि उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ था, इसलिए उसका दर्द उसको तेज हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने देखा था? मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो देखा ही नहीं। तो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स कर करके ही हम सीखते हैं। और इसीलिए ये चीजें हम शेयर करनी बहुत जरूरी है कि जो हमने मिस्टेक की आप मत कीजिए, क्योंकि ये छोटे स्टेप्स दिख रहे हैं पर ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बनाने में काम आता है। क्योंकि अगर आप जानोगे नहीं क्या गलत है, मिस्टेक्स है, तो आप कैसे उसको करेक्टिफाई कर पाओगे। आप बता रहे थे जैसे टॉन्सिल्स भी होता है, उससे क्विंसी के भी काफी केसेस होते हैं, फर्स्ट है कि नहीं। हाँ, वो देखेंगे तो ही पता चलेगा। किसिंग टॉन्सिल्स के भी केसेस आते हैं। कई बार पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ही किसिंग टॉन्सिल है, यानी बिल्कुल अड़े हुए हैं, काफी टाइम से एनलार्ज हो चुके हैं, तो ही ऐसे केसेस में एडवाइस देनी चाहिए कि आपको अगर नहीं सहन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो ही सर्जरी की एडवाइस दीजिए। अदरवाइज एलोपैथी में या और कोई भी सिस्टम है, ज्यादातर डॉक्टर्स ऐसे एडवाइस देते हैं कि भाई आप टॉन्सिल बार बार होते हैं निकाल दीजिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। पर उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट को कब एडवाइस देनी है कि ये निकालनी चाहिए। जी, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी लिमिटेशन को भी पहचाने कब हो रहा है, सब हमसे हो ही जाएगा ऐसा नहीं होता, पकड़ के रखते हैं और हम पेशेंट के साथ उसका फेथ भी लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, कब रिफर करना है पेशेंट को वो भी हमें समझना, वो भी आना बहुत जरूरी है। आप कुछ अपना एग्जांपल, सारी चीजें हम नहीं ही कर पाएंगे, वो डेफिनेट है। एक बार ऐसे एक बच्चा आया था मेरे पास, उसको एक्यूट एक्साजर्बेशन हुआ था, यूआरटीआई उसको हुआ था, शुरू ही हुआ था, और उसमें से फिर उसको ब्रोंकोस्पाज्म शुरू हो गए। अच्छा, तो तब वो पेशेंट को देखकर ही हमें डिसाइड करना है कि ये अभी ये स्टेज में नहीं है कि हम दवाई दे और उसको बताएं कि तुम थोड़ा वेट करो। नहीं, उसको ब्रोंकोस्पाज्म है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो मोमेंट पर नेबुलाइज करना जरूरी है जी। तो तब हमें समझना चाहिए कि ये हम पकड़ के नहीं रख सकते, फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट उसको रिफर करना जरूरी है। हाँ, सही ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत जरूरी है। कौन सा केस लेना है वो तो सब तभी जाके शायद वो पेशेंट आपके साथ वापस भी आएगा और बिल्कुल आप उसको रूट ट्रीटमेंट दे सकते हो। कौन सा पेशेंट लेना चाहिए वो सब समझाएंगे, पर कौन से पेशेंट को छोड़ना है, रिफर करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। आज हमें यही समझना है आपसे हार्दिक भाई, क्योंकि आपकी ओपीडी होती है, आप बिल्कुल कम समय में इतने टाइम से पेशेंट्स देख रहे हैं, तो व्यूअर्स को टिप्स मिल सके कि क्या मिस्टेक आज नहीं करनी है। बिल्कुल। फिर एक आता है लंग एग्जामिनेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राल्स एंड ब्रोंकाई। वो हम चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, लंग एग्जामिनेशन करेंगे, तभी पता चलेगा। दो साउंड्स बहुत अलग होते हैं, दोनों की कंडीशंस अलग होती है। क्या अलग होता है, कुछ बता सको, हम भी जान पाए आज। बिल्कुल, तो जो राल्स होता है या तो जो क्रेपिटेशंस होते हैं, तो वो न्यूमोनिया होता है, तो राल्स इजीली सुनने को मिलता है। अच्छा, और जो रोंकाई होते हैं वो हमें ब्रोंकाइटिस जो पेशेंट होता है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में ज्यादातर वो सुनने मिलते हैं। तो ऐसे सिंपल एग्जामिनेशन से भी हम कंक्लूड कर पाते हैं कि इसको ये कंडीशन हो सकती है, और उस तरह से हम एडवाइस कर पाएंगे पेशेंट को कि ये करना है, ये नहीं करना है। किस और जा रहा है पैथोलॉजिकली पेशेंट, तो हम क्लियर एग्जामिनेशन से ही पकड़ सकते हैं, न कि कभी पेशेंट समझा सकता है बातों से। तो हमें ये करना जरूरी है। जैसे हमारे में एंटी टार्ट है, तो उसका भी वो कैपिटेशन डिफरेंट होता है, राइल्स होते हैं शायद। तो एंटी टार्ट में होता है कि उसको क्रेपिटेशंस होता है, पर उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्कॉमिनेंट सिम्टम होता है कि जब भी उसको खांसी बढ़ जाती है उसको नींद ज्यादा आती है। तो जब ड्राउजी होता है बच्चा और खांसी ज्यादा होती है तो थिंक ऑफ एंटी टार्ट। अच्छा, तो वो भी कॉन्कोमिटेंट भी हमें, कॉन्कोमिटेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी नॉलेज होना जरूरी है। फिर होता है हार्ट एग्जामिनेशन। छोटे बच्चों में हार्ट साउंड आप सुनिए, आप, क्योंकि पेशेंट को यानी कि पेशेंट के पेरेंट्स को पता नहीं है कि मेरे बच्चे का हार्ट साउंड नॉर्मल है या नहीं है। अच्छा। वो सारी चीजें एक्सीडेंटली ही हमें पता चलती है। बिल्कुल, उसको एमवीपी यानी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, ESD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। उसके जो साउंड्स होते हैं, मर्मर्स जिसको बोलते हैं हम, तो आप सुनोगे तभी हमें पता चलेगा कि ये मर्मर है, ये नॉर्मल हार्ट साउंड नहीं है। बिल्कुल। तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल एक बार तो हमें हार्ट साउंड सुनना ही है, सही, तभी जाके ये मिस नहीं हो जाएगा। नहीं होना 100 में से या 1000 में से भी एक बच्चे को हम ऐसे डिटेक्ट कर पाएंगे तो उसकी लाइफ अच्छी बच सकती है। मतलब हम पढ़े हैं थियोरेटिकल
इतना डीपली नहीं पर थियोरेटिकल पढ़े तो हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से या अपने बिल्कुल। आप से भी ले सकते हैं, पर ये जानना जरूरी है क्योंकि एज अ होम्योपैथ हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी है, हमें डायग्नोस करके उनको राइट वे भी दिखाना, एज अ फिजिशियन हमें फर्स्ट रोल प्ले करना है। यही यही फर्स्ट रोल है, क्योंकि जब हाँ। आप ऐसे पेशेंट को रिफर करते हैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक जनरल प्रैक्टिशनर लेवल से अब यहाँ ये रिफर करके आए हैं। बाकी ये सारी चीजें एक्सीडेंटली ही पता चलती है, बहुत एज हो जाने के बाद पता चलती है। तो आप सुनेंगे तभी आपको पता आपकी चलेगा। क्रेडिट ही अलग से बनेगी, आप बिल्कुल। समझ रहे हो कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को फ्लरिश कर सकते हो। बिल्कुल। फिर एक होता है कि कई बार पेशेंट आता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाँ। हम मान लेते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर लो होगा इसलिए उसको अच्छा। चक्कर आ रहे हैं। हाँ। तो हम दे देंगे जेलसिमल ले लो, सही हो जाएगा। हाँ। कई बार हाइपोटेंशन में हम एडवाइस करते हैं कि भाई सॉल्ट वाटर पानी आप पीजिए, सही हो जाएगा। पर हो सकता है कि उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, उसकी वजह से उसको डिजी फील हो रहा हो, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि चक्कर क्या है, वो तो बोलेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, सही। तो एक बार ब्लड प्रेशर मेजर तो कीजिए कि हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, पहले वो रूल आउट कीजिए। बिल्कुल। अगर हाइपरटेंशन है और आपने बोल दिया कि सॉल्ट वाटर पानी पी लो तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा प्रेशर। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, हमें हमेशा अलर्ट रहना है। पेशेंट जब भी आता है तो उसका एग्जामिनेशन से लेकर केस टेकिंग से लेकर पूरी चीजें जब वो हम कर रहे हैं सारी चीजें साइड में रखनी है। हमें हार्दिक भी बता रहे हैं कि होम्योपैथ को कैसे डायनेमिक होना है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी मटेरियल रेपर्टरी को तो साउंड करना है, पर a good homeopathic physician should be a dynamic in all respective disease knowledge। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऑब्जर्वेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ऑब्जर्वेशन हमें कई बार बहुत हेल्पफुल होता है हमारे प्रिस्क्रिप्शन को लेकर। वो एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सही है तो हम उसको रेमेडी को कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा। अगेन ऑब्जर्वेशन दो धारी तलवार भी है, क्योंकि अगेन उसमें हम मान लेते हैं कि ये होगा, तो मानने से पहले पूछना भी जरूरी है। कई बार बच्चे क्लिनिक में आते हैं तो वो रोते हैं, तो हमें पूछना चाहिए कि वो क्यों रो रहा है। हम ऐसा मान लेंगे कि भाई बच्चे, ज्यादातर बच्चे ऐसा होते हैं कि डॉक्टर के पास आए, उनको लगता है कि यहाँ मुझे इंजेक्शन लगेगा इसलिए रोते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा रोता है तो उसका रीजन वही है। पूछना चाहिए। कई बार अलग अलग रीजन आते हैं। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि उसको भूख लगी इसलिए रो रहा है, कुछ कहेंगे उसको नींद आई है इसलिए रो रहा है। और बच्चों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बन जाता है ना, कि जो पेरेंट्स के साथ हमें कंफर्म करनी पड़ती है हिस्ट्री, क्योंकि बच्चों में हम ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं, इसलिए ऑब्जर्व आप जो करते हैं उसको एक बार पूछ के कंफर्म कर लीजिए, और कभी कभार गलत ऑब्जर्वेशन ना हो जाए। अच्छा, तो हार्दिक भी कभी कभार पेशेंट भी हाइप में बोलते, मतलब कुछ अपने व्यूज डालते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा डर ओबीडियंट डर के मारे है और पेशेंट ऐसा बोलता है कि नहीं वो तो बिल्कुल ओबीडियंट है, पर एक्चुअली वो फियर फैक्टर होता है, ऐसे ऐसा कुछ। हाँ, तो अगेन वो ऑब्जर्वेशन ही आपको हेल्पफुल करता है। अच्छा। जो भी पेशेंट बोलता है हमेशा हमें उसको मान लेने की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस चेक कीजिए। वो तो अच्छा ही कहेगा, वो क्यों बुरा कहेगा। पर हमें अलर्ट रहना है कि वो जो डिटेल हमें दे रहा है वो सच में सही है या नहीं। तो वो कैसे, वो क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो ही हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट ऐसा आकर बोलता है कि मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है, उसको किसी की डर नहीं लगती है। तब वो पेशेंट को यानी बच्चे को ही डायरेक्ट पूछ लीजिए कि तुम अंधेरे में जा सकते हो, घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में जाना है बिना लाइट किए जा सकते हो। तो नहीं, मुझे तो डर लगता है। तो फिर वो कैसे करे, जेस हो गया। पेरेंट्स को तो अपना बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक ही लगता है। ठीक ही लगता है। तो ऐसे चीजें पूछ के क्रॉस क्वेश्चन करके कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें पूछने चाहिए। जब हमें लगता है कि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तब हमें इमीडिएटली क्वेश्चन फॉर्म करके क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। तब जाके ही हमें असली हकीकत पता चल सकती है। ये टिप्स इसलिए बता रहे कि हर एक होम्योपैथ के पास इतना चांस नहीं होता कि वो जाके सीनियर्स से बैठे या जाने पर। ये कुछ पॉइंट्स जो आज बात हो रही है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रख रहे हैं, चांस मिल रहा है, आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जिसमें फेलियर रेट कम हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे हम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं तो कई बार बच्चे आते हैं, हम पूछते हैं सवाल तो वो हमें डायरेक्ट जवाब नहीं देते हैं, वो उनके मम्मी के कान में कुछ बोलेंगे।
सो दैट इज विस्परिंग, हाँ तो दैट कैन बी ए सिलिशिया चाइल्ड, उसको शर्म आती है, हाँ, तो वो ऐसा हो सकता है, तो हमें वो या पूछ फिर लेना हम चाहिए। अटेंशन सीकिंग को भी कैसे थोड़ा बहुत माइन्यूटली डिफरेंट कर सकते। ओके, तो अटेंशन सीकिंग में ऐसा होता है कि जैसे पेरेंट्स से हम बात कर रहे हैं तो वो बीच बीच में बार बार टोकेगा, हाँ मम्मी पापा मुझे भी मेरे साथ बात करो, मुझे मोबाइल दो, मुझे गाना सुनना है, तो मुझे कार्टून वो देखना शायद है। बट लाउडली ना बोले पर कान में भी जाके बोल सकता है, मतलब। नहीं, अटेंशन सीकिंग जो चाइल्ड होते हैं वो इमीडिएटली आवाज करके ही बोलेंगे, अच्छा, वो स्लोली कभी नहीं बोलेंगे। जो स्लो बोलते हैं वो जनरली टिमिड होते हैं, शाई होते हैं, इसीलिए वो स्लो बोलते हैं ताकि हम ना सुन पाए कि वो पर क्या वो बोल रहे बच्चे हैं। घर पे कोई डिफरेंट होते हैं हाँ, केसेस। तो होता भी है, ऐसा भी होता है कि कई बच्चे घर में अलग घर पे होते हैं, बाहर लाउड अलग होते हैं, लाइकोपोडियम जैसे होते हैं, लाइक घर में शेर बाहर बिल्ली, ऐसा भी होता है। सही है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे हमें उसको कोरिलेट करना है और कंप्लीट करना है, या बिल्कुल, कुछ कुछ बच्चे आते हैं कि आते ऐसे देखेंगे, हाँ सो उसका हाँ, भी एक रूब्रिक है, लुकिंग थ्रू फिंगर्स, तो बराइटा ऐसा काब, रूब्रिक, यस अच्छा। दैट्स अ रूब्रिक, तो वो बराइटा काब का एक तो इंडिकेशन है। रूब्रिक लिखा है तो ये हुआ तो होगा ही, तभी हमारे मास्टर्स ने बिल्कुल लिखे है, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेपर्टरी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म कई बार पढ़ेंगे तो ही हमें दिखेगा फिर कि ऐसा भी एक्चुअली होता है, वो मिस नहीं हो जाएगा। आप बता सकते हो कौन सी रेपर्टरी फर्स्ट बिगिनर को थॉरली पढ़नी चाहिए, फर्स्ट वन आपके एक्सपीरियंस में। मैं तो हमेशा मेरे जूनियर्स को हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि आप सिंथेसिस रेपर्टरी पढ़िए। अच्छा, सिंथेसिस रेपर्टरी इज वेरी गुड, उसमें से आप माइंड सेक्शन और उसके बाद जो सारे फिजिकल्स, हेड वर्टिगो से लेकर पूरे जनरलिटीज तक हर रोज एक एक पाना पढ़िए, हर रोज एक अच्छा पेज, अच्छा, तो आपको कुछ ना कुछ हर रोज नया नया जानना मिलेगा। हाँ, और जब पर वो पेशेंट पढ़ना आता जरूरी है, है। हाँ पेशेंट आता है तो आपको रिलेट कर सकते बिल्कुल, तब दिखेगा हमें कि वो ये तो मैंने कहीं पढ़ा है हैं। रेपर्टरी में, हाँ हाँ, सही है। पढ़ा होगा तो हमें रिकलेक्ट होगा ये मैंने पढ़ा है, हाँ तो ऐसा होता है, तो जी पढ़ना जरूरी है। जी, फिर जैसे मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था कि कई बच्चे आते हैं तो हम अगर उससे क्वेश्चनरीज पूछते हैं तो वो छुप जाता है मम्मी के पीछे, पापा के हाँ पीछे। हाँ फिर हमें वो क्रॉस चेक करना है कि ऐसा घर में भी करता है, तो हाँ वो मेहमान वगैरह हाँ, कुछ आते हैं तो बैठता नहीं है, हेलो भी नहीं बोलता है, दूसरे रूम में चला जाएगा, सो अगेन दैट कैन बी बराइटर कब, तो ऐसे पूछ लेना चाहिए, कंफर्मेशन कंफर्मेशन करनी चाहिए। कई बच्चे शाय होते हैं, हम पूछते हैं तो ऐसे देखेंगे, फिर एक बार ऊपर देख लेंगे, वापस नीचे देखेंगे, दैट इज शाइनेस। सिलिशिया हो सकता है, बराइटा कब हो सकता है, पल्सिटिले भी हो सकती है। कुछ आते हैं कि नीचे ही देख के बात करेंगे, एक बार भी ऊपर नहीं देखेंगे, तो उसका भी एक रूब्रिक है, ईवेड लुकिंग। तो कौन सा? ईवेड ईवेड लुक, हाँ, ईवेड लुक, तो अच्छा, उसमें स्टेमोनियम दवाई है, मतलब जो बिल्कुल ऊपर देख के बात ही नहीं कर रहा है। बाल नीचे ही देखते रहेंगे, हम पूछेंगे तो जवाब देगा पर नीचे देखे। कुछ ऐसे भी पेशेंट हो तो बिल्कुल जवाब ही नहीं देते, आते हैं 10 बार पूछ लेते हैं, डॉक्टर उसके पेरेंट्स दे रहे जवाब, पर बच्चा हमें तो लग ही जाता कि ऑब्स्टिनेट है बिल्कुल। तो इज दैट कि ऐसा ऐसा मेरे पास एक थोड़े टाइम पहले एक केस था कि पेरेंट्स दोनों इतने ज्यादा डिक्टेटोरियल थे कि बच्चे को बोलने का चांस ही नहीं देते थे। फिर अल्टीमेटली मैंने दोनों को बाहर बिठाया पेरेंट्स को, और फिर बच्चे से बात की, तो बच्चे ने इतनी सारी बात की, 1.5 घंटा मेरे साथ बात की। अच्छा, वो पेरेंट्स की कंप्लेन थी कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, पर आप फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं, उसको बोलने का ही चांस नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे थे कि मेरा बच्चा बुद्धू है। अच्छा, उसको बार बार यही उस पे दिमाग पे डाला जा रहा था कि मेरा बच्चा बुद्धू है, उसके सामने ही उसका कॉन्फिडेंस ही कैसे ग्रो होगा फिर। तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि इस तरह से आप बिहेवियर मत कीजिए बच्चों के साथ, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होगा। ऐसा आप कहेंगे तो फिर वो अपने आप पे डाउट करने लगते हैं कि क्या सच में मैं बुद्धू हूँ। और हमें ऐसे केस देखने को मिलते, तो हमें साइकोथेरेपी भी करनी है बिल्कुल। और क्या रोल बचे हैं होम्योपैथी? एडवाइस देनी बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का भी ऐसे केसेस में काउंसलिंग करना जरूरी है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, सैड होते हैं, अच्छा, तो उनकी कंडीशन घर में कुछ ना कुछ चलता होता है, तो हमें उनको उस लेवल पे जाके समझाना पड़ता है कि भाई ये सारी चीजें तो होती है, वो बदलने वाली नहीं है, पर आपका अप्रोच है, आपका नजरिया है, अच्छा, उसको बदलिए। चीजें नहीं बदलेंगी, पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है,
और हम जब अब दवाई देते हैं हमारी, तब जाके वो चेंजेस आते हैं। हार्दिक भी कभी लगता है कि बच्चों से ज्यादा उसके मम्मी पापा को दवाई की जरूरत है। होता है ना, ऐसा केस भी होता है, कई बार होता है। तो सॉल्व हो जाता है केस। पेरेंट्स का काउंसलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट द वे यू शुड ट्रीट योर चाइल्ड। बहुत जरूरी होता है। बच्चे को मारते हैं इतना बुरी तरह से, तो दैट शुड नॉट बी डन। तो वो एक टैक्टफुली बोलना आता है, नहीं तो फिर पेशेंट को लगे कि भाई मैं तो मेरे बच्चे के साथ जो भी करना करूंगा, आपको क्या। तो वो चीजें टैक्टफुली समझानी वो भी पड़ती हम है। ऐसे नहीं बोलनी कि पेशेंट बस चला जा और यू आर द बॉस, बिल्कुल राइट। बिल्कुल रूडली नहीं बात करनी है, हमें हमें समझाना है। पेशेंट के दिमाग में ये बात हमें बिठानी है कि जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा एक बार सोचिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप आपके बच्चे को हार्म कर रहे हैं। तो आप ये बताना चाहते हैं कि हर एक पेशेंट को समझना है। गुड होम्योपैथ हमेशा पेशेंट को थोड़ा समझ के उसकी लैंग्वेज में उसको समझाए। बिल्कुल, उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस दौर से जा रहा है, कैसी मेंटल स्टेज से जा रहा है, वो बहुत समझना जरूरी होता है। तब जाके ही हम उस लेवल पे उसकी डिफिकल्टी समझ पाएंगे। तब जाके उसकी सिचुएशन समझ पाएंगे कि उसको क्या एक्चुअली तकलीफ दे रहा है। और ज्यादातर डिसीज तो साइकोसोमेटिक हमें देखने को देखिए, अभी तो वो कन्वेंशनल मेडिसिन वाले भी मानते हैं कि ज्यादातर रोग साइकोसोमेटिक ही होते हैं। स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें होती हैं। धीरे धीरे लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है जी। और इसीलिए होम्योपैथी धीरे धीरे प्रचलित हो रही है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट भी नहीं है और हम स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर पाते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। जी। तो अगेन जो मैं से ऑब्जर्वेशन की बातें करें तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं, हमें देखने होते हैं, परसीव करने होते हैं और क्रॉस चेक भी करने जरूरी होता है। तो ये पूरी चीजें जो मैं बता रहा था कि किस तरह से हमें फेल नहीं होना है। अच्छा जी। मान लीजिए ये सारी चीजें हमने कर ली, हमने 100% ध्यान भी दिया, फिर भी ऐसा होता है कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। मान लीजिए हमने सारी चीजें कर ली, 100% हमने ध्यान रखा कि हमें एक भी डिटेल नहीं छोड़ी, फिर भी ऐसा होता है कई बार कि हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हमने जो सोचा है उस तरह से पेशेंट को अच्छा नहीं होता है। तो जैसे मैंने इनिशियली भी कहा था, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज इजी, बट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जब पेशेंट आके कहता है कि सर मुझे ठीक नहीं है, तो वहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। पहली बार में तो मुझे जो लगा मैंने दे दिया, पर दूसरी बार नहीं ठीक हुआ तो अभी क्या करेंगे। तो उसमें मैं काफी सारी चीजें करता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मेरे इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस का ये केस है। एक बहन आते थे मेरे यहाँ, उनको माइग्रेन की तकलीफ थी। तो 4-5 महीने आए, दवाई ली उन्होंने। मुझे याद है कि मैं उनको नेट्रम्यूर दवाई दे रहा था उनकी जो टोटलिटी थी उसके मुताबिक। फिर वो 6 महीने 8 महीने के करीब आई नहीं फिर वापिस। उसके बाद वो एक बार आए, तब उनके साथ उनकी सास आए थे साथ में, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसके साथ भी उनके साथ आए थे। तो मैं चीजें पूछ रहा था कि किस तरह से हो गया सब, मैरिज वगैरह सब सही हो गया। लास्ट में उसके सास मुझे बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब उसको थोड़ी सूझबूझ बढ़े उस तरह से कुछ दवाई दीजिए। मैं बोला ऐसे क्यों आप कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि जब से वो आई है हमने उसको पूरी चीजें समझा दी कि घर में किस तरह से काम होता है, क्या करना है पूरे दिन में। जैसे कि एक एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया कि हम हर रोज कपड़े धोकर सुखा देते हैं और फिक्स टाइम है हमारे यहाँ के शाम को 6 बजे हम कपड़े ले लेते हैं। अच्छा। पर ये बात मुझे उसको हर रोज बोलनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो कामचोर है उसको करना नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसको हमें बोलना पड़ता है कि बेटा 6 बज गए हैं, कपड़े सूख गए होंगे, तुम ले लो। अच्छा। कपड़े लेकर उसको बराबर फोल्ड करके अरेंज करके रख दो। अच्छा। तब जाके वो कर देगी, उसमें मना नहीं करती। पर हर रोज की ये बात है, हमें हर रोज बोलना पड़ता है। इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि उसकी थोड़ी सूझबूझ बढ़े उस तरह की कुछ दवाई दीजिए। अच्छा। तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहीं ना कहीं उसके बराइटा के लक्षण है। बराइटा के पेशेंट को आप जो कमांड देते हैं उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है। वो खुद से अपना ग्रे मैटर यूज नहीं करता है, उसको बताना पड़ता है तब जाके वो करेगा। अच्छा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि वो जो लास्ट बोले जो सिम्टम्स था ही नहीं, उसने पूरी दवाई चेंज कर दी। नेट्रम्यूर में दे रहा था क्योंकि नेट्रम और बराइटा में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों हमें सिक्रेटिव लगते हैं, रिजर्व लगते हैं, कम बोलते हैं। अच्छा।
तो आपने तो कई ये बार- सारे एस्पेक्ट लिए थे। कई हाँ। बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अच्छा। ये एक पॉइंट से पूरी दवाई ही बदल गई। तो हम्म। तब, ये मेरे काफी टाइम पहले की बात है, तब मुझे समझ आई कि इस तरह से भी होता है। तो हमें पूरा क्रॉस चेक करना जरूरी है। हम मान लेते हैं, तब मैं भी ऐसा ही था, मैं मान लेता था, मैं पूछता नहीं था। सही है। एक और मैं केस शेयर करना चाहूंगा कि एक लेडी आते थे उनके हस्बैंड की दवाई लेने के लिए। वो पुराना केस था, पर कुछ दिनों से उसके हस्बैंड को नींद नहीं आ रही थी। हाँ। इंसोम्निया हो गया था। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं उनको नींद कुछ दिनों से आ नहीं रही, आप कुछ कीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं दवाई दे रहा था, कोई असर ही नहीं। एक बार वो भाई खुद आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे काफी दिनों से आप दे रहे हैं दवाई, नींद आ नहीं रही है, मुझे कुछ कीजिए आप। फिर कुछ बातें हो रही थी, वक्त तो डिमोनेटाइजेशन का वो फेज चल रहा था, तब की ये बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है? कि मुझे मोदी जी पे गुस्सा आ रहा है, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, हमारे वो भाई बैंक में काम कर रहे थे। अच्छा। तो मेरा काम इतना बढ़ गया है, पर भी मोदी जी पे तो मैं गुस्सा कर नहीं सकता हूँ। तो दैट वाज द सप्रेस्ड एंगर। और उनको हर रोज रात को पैर दुख रहे थे, और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती थी। अच्छा, एक्चुअली तो नींद का इश्यू था कि नींद नहीं आ रही है, पर रीजन वाज काफ पेन। और काफ पेन क्यों हो रहे हैं? कि उनको गुस्सा है, उनको मन में बहुत गुस्सा है। तो वो दो चीज मैंने कंसीडर की, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, और दूसरा स्लीपलेसनेस फ्रॉम पेन इन काफ मसल्स। स्टेफिसेग्रिया मैंने दवाई दी, उसके बाद उनको पेन बंद, नींद आने लगी। एक डोज दिया सर? एक डोज में ही, स्टेफिसेग्रिया 1 के एक ही डोज से उनको ठीक हो गया। तो ऐसी चीजें भी होती है। कई बार फेलर्स आते हैं, पर फेलर्स को हमें एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट करना है कि कुछ भी करके कुछ ढूंढिए इसमें से। कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। जो फेलर्स होता है वो हमेशा एक डॉक्टर का होता है, वो सिस्टम का, वो साइंस का फेलर नहीं होता है। हमें जरूरत पड़े तो दूसरी बार भी कंसल्टेशन करना चाहिए। मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि एक बार केस टेकिंग करके मैंने दवाई शुरू की, नहीं एक्ट कर रही है, तो मैं वापस रीकेस टेकिंग करता हूँ। और बच्चों में तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। आप कुछ एग्जांपल देंगे कि ऐसे ऐसे क्रॉनिक केस है तो आप 6 मंथ्स तक देख सकते हो, या फिर केस टेकिंग अगेन कीजिए, या एक्यूट है तो उसमें कितनी वेट करके हम कर सकते हैं अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो? हाँ, तो पहले तो एक मैं क्रॉनिक केस का, फिर मैं एक्यूट का, दोनों का एग्जांपल देता हूँ। कि एक जैसे एक पेशेंट था, उसको एडिनोइड की दिक्कतें आ रही थी, और जब वो छोटा बच्चा था और तभी मेरे पास आ रहा था। अच्छा। तो उसका मैंने पूरा केस टेकिंग किया था, तब मदर ने ज्यादातर सिम्टम्स दिए थे। और उसको मैंने तब कैलकिरा कार्ब दवाई दी थी। जब छोटा था मे बी अराउंड 5 और 6 ईयर्स का था, और उसको तब एडिनोइड डायग्नोस हुआ था। कुछ टाइम दवाई ली, उसको ठीक नहीं हुआ, और फिर उन्होंने दवाई डिसकंटिन्यू कर दी। जब वो 9 साल का हो गया, फिर वो वापस आया, तब भी उसको एडिनोइड था। ओके। क्योंकि उन लोगों को सर्जरी नहीं करवानी थी। अच्छा। इसलिए वो अलग अलग जगह जाके आए, पर कहीं से ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो वापस आए कि ये एडिनोइड ठीक नहीं हो रहा है, आप मुझे ठीक करके दीजिए, अभी आप ही कीजिए। अच्छा। फिर मैंने पूरी डिटेल वापस एक बार ली, और उस बार मैंने पूरी हिस्ट्री बच्चे के साथ ली। बच्चे के साथ ली तो पूरी चीजें ही बदल गई। जो माँ बता रही थी, परसेप्शन मिला उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे मुझे मदर ने हिस्ट्री दी थी। बच्चा इतना 5-6 साल का कितना बताएगा जी, और ये 9-10 साल का था, इसलिए उसने पूरी हिस्ट्री अपने आप से बताई। और मैंने फास्फोरस दवाई दी थी तब। और उसके बाद से उसको इतना अच्छा है, अभी भी वो पेशेंट दवाई ले रहा है। पर काफी हद तक उसको ठीक हो गया। और कुछ दिनों बाद मैं उनको एडवाइस भी करूंगा कि अब आप एक्सरे वापस करवाइए और देखिए, जी, क्योंकि सिम्टोमेटिक बेटर है, इसलिए एडिनोइड भी काफी हद तक उसका ठीक हो गया होगा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं ढूंढना होता है, वे ढूंढना होता है कि किस तरह से हम ये फेलर केसेस को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें। जी। जैसे एक पेशेंट था, एक अर्टिकेरिया का पेशेंट था। तो मेरे एक कलीग जो डॉक्टर थे, उनको दवाई दे रहे थे। काफी टाइम से उसकी दवाई चल रही थी, पर उसको अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सर एक बार ये देख लीजिए कि इसको ठीक नहीं हो रहा है, मैं दवाई दे रही हूँ। वो कार्सिनोसिन, फास्फोरस, काफी सारी दवाई दे चुके थे, पर ठीक नहीं हो रहा है। मैंने पूरी उनकी हिस्ट्री ली। हिस्ट्री में एक जगह ऐसा मोड़ आया। उन्होंने तब वो जो गर्ल थी, उस गर्ल ने मुझे बताया कि
एक बार कॉलेज में उसके फ्रेंड का उसने फोन लिया था, बॉय फ्रेंड जो था उसका फोन लिया था गेम खेलने के लिए, और वो ऑनलाइन गेम कुछ खेल रही थी, और तभी व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें बॉयज का कुछ अलग से ग्रुप था, तो उसमें उसके नाम से एक कमेंट आई थी, वो थोड़ी ओबेस थी, तो बॉडी शेमिंग को लेकर थोड़े अब्यूजिव वर्ड्स वाले उसके नाम की कमेंट आई थी, उन्होंने खुद देख ली जब, और वो उसने देख ली, क्योंकि वो गेम खेल रही थी, वो मैसेज पॉपअप हुआ तो उसने पढ़ लिया, उसको बहुत तेज गुस्सा आया जी। और वो पूरी मैटर प्रिंसिपल के पास लेकर गई, उसको रस्टिकेट करवाया, और उस बाद से उसको ये अर्टिकेरिया शुरू हुआ। ओके, इतना सॉल्यूशन कर दिया फिर भी? हाँ, कितना उसको तेज गुस्सा इतना आया था, वो गुस्से की वजह से हुए, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था जो मिस हो गया होगा आगे, कि वो गुस्से की वजह से, हाँ गुस्से की वजह से, और वो उसको ऐसा लगा कि ये मेरे साथ इनजस्टिस होगा अगर वो बच्चा कॉलेज से रस्टिकेट नहीं होगा, राइट। तो अगेन उसको स्टेफिसेग्रिया से ही अर्टिकेरिया ठीक हुआ, एक ही डोज दिया उसको, उसका अर्टिकेरिया ठीक हो गया। ये सप्रेस एंगर हमने सप्रेस एंगर, इनजस्टिस, कैन नॉट सपोर्ट, ऑनेस्टी। अच्छा, पूरा केस आपके साथ है, तो आप क्लियर हो कि ये एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, और एज अ होल वो पूरा पिक्चर देखने के बाद स्टेफिसेग्रिया ही था। अच्छा, पर मेरे लिए ये एंट्री पॉइंट था जी, बेसिक पॉइंट था कि ये तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन में होना ही चाहिए। मतलब आपने ये अच्छा बताया, एंट्री पॉइंट वाला। हर एक केस के एंट्री पॉइंट होते हैं जी, तो वो ढूंढना जरूरी है कि कौन सा एंट्री पॉइंट है, क्या सिलेक्ट करके हम वो केस में दवाई दे सकते हैं। बाकी सारी चीजें, कोई भी केस ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आप दवाई के कोई पेशेंट को नक्स वोमिका दे रहे हैं तो 100% पूरा नक्स का जो हम पिक्चर पढ़ते हैं पूरा वही पेशेंट में नहीं दिखेगा, मिक्स सिम्टम्स ही होंगे। वो हमें डिसाइड करना है कि कौन से सिम्टम्स को हमें इम्पोर्टेंस देना है, तवज्जो देना है, कौन से सिम्टम्स ज्यादा जरूरी है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, जो हमारी दवाई सिलेक्शन में होने ही चाहिए। अच्छा, तो सारे दो दवाई के दिख रहे थे, ऐसा नहीं कि आप 1 बाय 1 देते रहो, यू डिसाइड कि एक्चुअली केस क्या कोर पकड़ रहा है। PQRS हमें ढूंढने हैं, पिक्यूलर, तब उसमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है वो ढूंढ के ही हमें दवाई देनी होती है। अच्छा। बाकी तो हमें मिक्स पिक्चर ही दिखेगा। एक कैलकिरा का आप देख रहे हैं पेशेंट, तो उसमें कहीं लाइको भी आपको दिख सकती है, कहीं सल्फर भी दिख सकती है। जी जी, हाँ, ऐसा होता है। पर हमें डिसाइड ये करना है कि कौन से स्ट्राइकिंग फीचर्स है। अच्छा। और उसके आधार पे ही वो दवाई। अभी एक बात याद आई, जब हम पढ़ते थे मटेरियल स्कूल कॉलेज लाइफ में, तो हर एक ड्रग हमें अपनी जैसी लगती थी। मतलब अगर आप ड्रग ठीक से पढ़ रहे हो तो आपको मतलब पूरी पॉलीक्रेस मेडिसिन जितनी होती है ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल पिक्चर या को रिलेट करते हो किसी पेशेंट से, मतलब सारी दवाइयां लगती है। आपने जैसे बोला इसके लिए PQRS, एंट्री पॉइंट, ट्रिगर फैक्टर, ये कुछ बात है कि जिसको हमें कंसीडर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। एक और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक पेशेंट था मेरा, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट थी, उसको नी पेन बहुत रहता था। तो मेरे पास आए, 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप, 3 फॉलोअप तक आ चुके, पर उसको कोई असर ही नहीं हो रही थी। मैंने पूरा केस देखा कि उसको मैंने दी थी कैलकिरा काब दवाई, वो था कैलकिरा काब ही, वो मुझे पता था। अच्छा। पर दवाई असर क्यों नहीं कर रही है, फिर भी मैंने वेट किया कि चलो एक बार और हम रिपीट करते हैं। फिर जब वो पेशेंट आया तब उस फॉलोअप के बाद से उसको धीरे धीरे उसके सिम्टम्स में राहत दिखनी शुरू हुई। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हमारी दवाई थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड देना शुरू करे, तब हमें समझना है कि अगर आपको आपकी दवाई पे, आपके प्रिस्क्रिप्शन पे कॉन्फिडेंस है तो तुरंत चेंज मत कर दीजिए। हो सकता है कि कई बार कुछ दवाई को एक्शन आने में टाइम भी लगे। मतलब आप ये बता रहे कि पॉलीक्रेस में हमें वेट तो करना ही चाहिए। If you are sure, क्योंकि जब पहली बार में जो आप पेशेंट को देखते हैं तब जितना आप समझ पाओगे उतना 5 मिनट के फॉलोअप में नहीं समझ पाओगे जी। पहली बार में आपने दवाई दी है तो कुछ तो सोच के दी होगी। हाँ। ऐसा ही तो नहीं दे दी होगी जी, हाँ। तो फिर उसको एक्ट करने का, उसको वर्क करने का टाइम तो दीजिए, तुरंत ही क्यों चेंज करनी है। और कभी ऐसा भी होता है ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन, तो उसका रिजल्ट कोई ना आपको 15 डेज या 30 डेज में मिलेगा, मतलब वो भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट को कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर हमें भी एट द सेम टाइम विजिलेंट रहना होता है कि
मैं जो दवाई दे रहा हूँ उसका एक्सपेक्टेशन मुझे रिजल्ट का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो फिर मैं क्या आगे करूँ। तो इसमें ड्रग ड्यूरेशन का रोल होता है सर? ड्रग ड्यूरेशन का भी होता है, और कुछ दवाइयां में ऐसा मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे ऐड करती है। हाँ। कोई पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जी। भी ऐसा होता है कि वो क्विक रिएक्ट नहीं करता। सही है। कई बार मायोस्मेटिक दवाइयों का भी रोल होता है। हाँ। हमने सोचा है उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर अच्छा। मायोस्मेटिक दवाइयां देने भी बहुत जरूरी हो जाती है। इन बिटवीन जो हम डोज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीच बीच में मायोस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन देना जरूरी हो जाता है। हाँ हाँ। कई बार पोटेंसी का भी रोल होता है। जैसे एक मैं केस शेयर करूंगा। एक छोटी बच्ची थी, उसको फीवर हुआ था, आंखों से पानी आ रहा था, उसको मुंह में कड़वाहट हो रही थी, बुखार के दौरान उसको कराहती थी नींद में, और वो अपनी माँ को छोड़ ही नहीं रही थी। तो यानी पूरा पिक्चर पल्सीटिला की ओर जा रहा था। तो उसको मैंने पल्सीटिला 200 के वाटर डोजेज दिए कि आप 2 दिन पानी में दवाई लीजिए, इसको सही हो जाएगा। सुबह मैंने दवाई दी, शाम को उसके मम्मी फिर आए कि उसको बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, जरा सा भी नीचे नहीं आ रहा है, तो सर आप कुछ कीजिए। तो मैंने पूरा देखा कि वापिस पूरी चीजें पूछी, तो था तो पल्सीटिला, तो फिर क्यों काम नहीं किया। फिर मैंने उसको पल्सीटिला 200 से 1 mg पोटेंसी की, और वापिस मैंने कहा कि आप वाटर पोटेंसी में ये डोज में दे रहा हूँ, लीजिए, फिर वापिस कल शाम को मुझे कहिए। तो दूसरे दिन सुबह ही उनका कॉल आ गया कि आपने जो दवाई दी उसके बाद तुरंत बाद ही उसका बुखार उतर गया। अरे बाप। तो ये दवाई आपने पहले क्यों नहीं दी? हाँ, पेशेंट हमेशा बोलता है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग डोज दीजिए कि हमें आना ना पड़े। पर सही है आपकी बात कि पैथोलॉजिकल कंडीशन थी, इसलिए सर आपने शायद 200 वाला डोज दिया। फीवर केस था, छोटी बच्ची थी, तो इसलिए मैंने 200 दिया था। पर ऐसा होता है कि पोटेंसी राइज करने की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो हमेशा दवाई चेंज नहीं करनी है? दवाई हमेशा चेंज नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आप दवाई देते हैं 100 बार सोच के ही देते हैं। पर सर आपने ये भी अच्छा पॉइंट बताया कि आप हर फॉलोअप में कंफर्म करते हैं पॉइंट्स लेके कि दवाई सही है, इफ नॉट वर्किंग तो ऐसा नहीं कि दवाई बदल दी। नहीं, अगर दवाई नहीं वर्क करे तो हमें सोचना है कि क्यों वर्क नहीं कर रही है, कहीं मायोस्मेटिक दवाई का रोल तो नहीं है, तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर भी सारी चीजें नहीं ऐड करती तो रीकेस्टेकिंग कीजिए, कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया है कुछ, इसलिए वो दवाई एक्ट नहीं कर रही है। बराबर है। जैसे आगे भी मैंने कहा कि अगर आप फेलर्स मिलते हैं आपको, तो वो आपकी फेलर्स है, वो साइंस की फेलर नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कमियां हम में है, इसलिए हम नहीं ढूंढ पाते, इसलिए हम क्योर नहीं दे पाते। जी। तो वो सारी चीजें इवेल्युएट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जो भी सक्सेसफुल डॉक्टर होते हैं उनको 50 to 60% का ही सक्सेस रेट होता है। जी। हम वहां तक पहुंच पाए तो हम सक्सेसफुल ही हैं। बाकी के 40-50% पेशेंट में हम 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। किसी में पार्शियल रिजल्ट होता है, किसी में कुछ ऐसा होकर नहीं भी रिजल्ट मिला होता है। हर एक डॉक्टर के पास ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है कि किसी को पार्शियल रिजल्ट के साथ हमारे साथ साल भर रहता है, और कोई ना बिल्कुल 80% रिजल्ट भी होता है तो अभी सेटिस्फाई नहीं होता है। पर्सनालिटी भी, हर एक पर्सनालिटी अलग होती है, तो वो पर्सनालिटी नॉलेज को बिल्कुल इम्प्रूव करके डटे रहना है। बिल्कुल हमेशा पढ़ाई करनी है, हमें हमारी जात को यानी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। क्या चल रहा है वो माहौल के साथ हमें हमारे नॉलेज को बढ़ाना है, तब जाके ही हम सस्टेन कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे।